और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वीडियो में देख रहे हैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन पेपर में जो आपके साइकोलॉजी से संबंधित प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े हैं हम वो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 81 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। जैसे कि अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वो किस अवस्था में बनाता है, तो आप भी जानते होंगे, सिंपल है, जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ा जाता है। ये बाल्यावस्था से संबंधित है। इसमें सब लैंगिक गुण पाए जाते हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि लड़का लड़कों का समूह बनाएगा, लड़की लड़की का, इस प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी किशोरावस्था में तो हेट्रो पाए जाते हैं, यानी विषम लिंगी समूह पाया जाएगा। ऐसे समूह तो नहीं कहेंगे, अट्रैक्ट होता है उधर की साइड। ठीक है, बाकी यह सब लैंगिक पाया जाएगा बाल्यावस्था में। सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी 82 है कि प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्वलन महत्वपूर्ण है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? देखो, पुनर्वलन की दो ही बात करते हैं, एक तो क्लार्क हल और साथ ही साथ स्किनर। तो स्किनर दे रखा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अचानक से, ठीक है, यानी इनसाइड से। तो हम कहेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे की बात करते हैं थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक प्रोपांड्रकों ने, तो इसमें से एक ही ऑप्शन दे रखा है कॉलर। बाकी मैक्स मर्दिमर भी आते हैं इसमें, यानी इनके सहपाठी। ठीक है, यानी और मैक्स मर्दिमर और कोप्पा, ये तीनों मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का असूल है, व्यक्तित्व कारक सिद्धांत किसने दिया था, या किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये कैटल से हो जाएगा, सिंपल ही पूछा था, क्योंकि ऑलपोर्ट के जो 18,000 शील गुण थे, क्योंकि शील गुणों का सिद्धांत ऑलपोर्ट नहीं दिया था, तो इन्हें कम करते करते इन्होंने 16 पर ला दिया था, वो कैटल थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने थे? उन्होंने शुरुआत में 2 बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर इनकी आलोचना होती, इन्होंने एक मध्य में और जोड़ा था। आलोचना करने वाले बहुत मनोवैज्ञानिक थे, वो कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता कि जो इंट्रोवर्ट है और बहिर्मुखी ये वाले व्यक्ति है, इनके मध्य में कोई गुण नहीं पाया जाता, इनमें संतुलन का कोई गुण पाया जाता है। तो फिर इन्होंने एक उभयमुखी प्रकार का व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया है। तो ये भी ध्यान रखना है, शुरुआत में तो इन्होंने 2 ही बताए थे, यही परीक्षा में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थेमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, TAT का उदाहरण किसका है? ये प्रक्षेपी में आते हैं। इनके अलावा जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया, CAT भी आ जाता है, और TAT तो ये हो ही गया। ठीक है, इनके अलावा ट्रोईमैन टेस्ट आ जाता है, SCAT आ जाता है, FWAT आ जाता है, PFT आ जाता है इसी में। ठीक है, बहुत सारे प्रक्षेपी परीक्षण होते हैं। तो इनमें पूछा है कि ये किससे संबंधित है? प्रक्षेपी, और ये भी प्रक्षेपी हैं। ध्यान रखना, ये दिया था मॉर्गन एवं बुर्रे ने 1931 में, और इसमें 30 कार्ड हुआ करते थे, लेकिन ये कभी कभी हमने थ्योरी में पढ़ा तो 31 कार्ड हुआ करते थे, एक खाली कार्ड जिस पर कहानी लिखाई जाती थी। प्रयोग के लिए कार्ड दिए जाते थे 20। ये भी क्वेश्चन बना है। और किसका मापन करता है? ये व्यक्तित्व का मापन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है कि EL थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो कौन सा है इनमें से? तो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगी, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, बाकी समूह कारक है, ये आपके थर्स्टन से संबंधित हो जाएगा, और एक कारक है ये आपके अल्फ्रेड बिनी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ और ध्यान रखना, जो मल्टी इंटेलिजेंस की बात करें ना, मल्टी इंटेलिजेंस, तो ये फिर हार्वर्ड गार्डन हो जाएगा, क्योंकि ये सब बुद्धि से सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डन। और इनके अलावा एक सैंपल थ्योरी ध्यान में रख सकते हैं, सैंपल थ्योरी है, ये थॉमसन से संबंधित है, क्योंकि ये बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है इसमें, और कोई ऐसी चीज़ बताने की है नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक क्वेश्चन और पूछा है, 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन में लगा के ये क्वेश्चन दिया था, मुझे ध्यान में मैंने कराया है सॉल्व, इसलिए बता रहा हूँ। ये भी स्पीयरमैन से ही संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि यानी IQ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? हम 2 ही मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं, एक तो स्टर्न और एक आपका टर्मन, और इसमें टर्मन दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। ध्यान रखना, इस स्टर्न ने तो केवल ये बताया कि IQ बराबर होता है MA/CA, केवल ये दिया था, इसने 100 नहीं लगाई थी। लेकिन टर्मन आया था 1916 में, ये 1912 की बात हो रही है, और ये 16 में आके इन्होंने 100 जोड़ दी थी। ठीक है, यानी IQ बराबर MA/CA, और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100। ये है, ये टर्मन का कह सकते हैं बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र होता है।
ध्यान रखना है, जब ये बुद्धि लब्धि का सूत्र या शब्द का प्रयोग स्टर ने किया था तो इनमें पॉइंटों में बुद्धि लब्धि निकल के आती थी, जैसे 85.5 या अन्य वही कोई भी हो पॉइंटों में आती थी। उसका सुधार करते हुए एप्रोप्रिएट सूत्र माना जाता है टर्मन का 1916, और आई क्यू बराबर है CA 100 मल्टीप्लाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष 6 माह है, बाकी मानसिक आयु 18 वर्ष, तो टर्मन के अनुसार है बुद्धिमत्ता का कौन सा स्तर होगा, यानी प्रकार बताना है ये किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि निकल के आएगी। तो वो सिंपल है, ये शुरू वाला हमने सूत्र लिखा ना, शुरू वाला मीन्स ये टर्मन का जो IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100, तो यही पट कर देंगे। आपकी वास्तविक आयु दे रखी है ये, और मानसिक आयु ही है, तो मानसिक आयु ऊपर रखेंगे 18 और नीचे रखेंगे इसे रखेंगे 12 वर्ष 6 माह, जो है वही लिख देंगे, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 6 से काट ली 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 6 × 6, ठीक है। और इसे 3 से काट दी थी 0.7 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगी। इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो करीबन 7 दूनी 14, सॉरी 7 × 7, और फिर बचेगी इसमें 3, 7 × 28, फिर बचेगी आपकी 2, फिर हो जाएगी 7 दूनी 14, यानी 142 पॉइंट कुछ आएगा, ऐसे मान सकते हैं। तो ये फिर प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे, क्योंकि 140 बुद्धि लब्धि से अधिक होती है ना, वो प्रतिभाशाली में ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना होगा, क्योंकि इसे बताना होता है कि ये बुद्धि लब्धि आ रही है, चाहे वो पॉइंटों में आए या आपकी डिजिट में आए, सीधे हमें बताना होता है ये किस प्रकार के बालक हैं, तो ये प्रतिभाशाली हो जाएंगे। बाकी पिछड़े बालक तो वो हैं जो 80 से 90 वाले हो जाएंगे, 80 से 89 वाले ऐसे बोल सकते हैं। बाकी सीमावर्ती तो वो होते हैं जो बॉर्डर लाइन वाले होते हैं, तो ये कितने होते हैं, ये शायद 70 से 80 वाले होते हैं। औसत वाले तो वही है जो 90 से लेके 110 वाले। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, यानी श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें कौन सा अभिप्रेरणात्मक बल कार्य करता है, तो ये अचीवमेंट आपकी मोटिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इससे संबंधित हमने अन्य भी क्वेश्चन किए हैं, तो मैं आपको चलो अभी बता देता हूँ, 1 सेकंड। ये भी क्वेश्चन बन चुके हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो ये है शायद। जैसे यही वही अचीवमेंट मोटिवेशन से संबंधित है, जैसे चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। तो ये आपकी 3 नंबर ऑप्शन है ना, उपलब्धि अभिप्रेरणा, यही संबंधित होती है अचीवमेंट मोटिवेशन। एक क्वेश्चन और बना था, यदि किसी चीज़ को अपने से करने या उसे अच्छे से ढंग से करने या उसमें विशिष्टता दिखाने की स्वीकारात्मक जो इच्छा होती है ना, उसे ही हम फिर यहाँ पे भी आपको वही बोलेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी 4 नंबर ऑप्शन। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 92 नंबर। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है किससे होता है, तो हम जानते हैं आवश्यकता या नीड से होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कक्षा किसे बोलेंगे, 8 बोलेंगे ना, कक्षा 8 के बालक यानी एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे। यानी कक्षा 8 का बच्चा है, आप तो बताइए ये विशेषता दे रखी किस आधार पर कहेंगे कि वो प्रतिभाशाली है। तो देखो सिंपल सी बात कहेंगे, तो जिसकी बुद्धि लब्धि उच्च हो या कह सकते हैं बुद्धि लब्धि अधिक हो, तो वही होता है प्रतिभाशाली। यानी हम 140 कहते हैं ना कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को हम प्रतिभाशाली में रखते हैं। बाकी इसमें दे रखे थे वो ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत भिन्नता का आधार होगा। तो देखो इसमें से बौद्धिक हो जाएगा, यानी बुद्धि के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु या घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण कहलाता है, तो वो आपका इंटरेस्ट यानी रुचि कहलाता है। आपने थॉर्नडाइक का पढ़े होंगे मुख्य नाम। मुख्य नाम में एक आता था तत्परता का, तत्परता ऐसे लिखते हैं तत्परता, तो इसमें ही आते थे रुचि और रुचि का सिद्धांत। ये वहीं से पूछा है, अगर आपको रुचि है तो किसी चीज़ को करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड ये आपकी जन्मजात होती है,
पहली बात तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये गलत है। ये जन्मजात गुण है, सही बात है। ये एक विशिष्ट योग्यता होती है, ये भी बात सही है। ये भावी सफलता यानी जो भी सफलता होती है उसकी ओर संकेत करती है, तो ये भी बात सही है। ये तो गलत हो जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन है। यानी भावात्मक पक्ष होते हैं ना, डोमेन माने जाते हैं, जो 3 डोमेन आते हैं, संज्ञानात्मक और आपका क्रियात्मक और भावात्मक, इनसे संबंध नहीं होता है इनका, ठीक है। यानी भावात्मक पक्ष से संबंध नहीं होता है, ये कहने का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97 नंबर कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में ऐसे कौन सा कथन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी बिल्कुल सही है वो बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन को देखें तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो, जब एजुकेशन साइकोलॉजी की बात की जाती है ना, तो इसमें आपकी शैक्षिक परिस्थितियों के आधार पर मनोविज्ञान के आयामों का अध्ययन किया जाता है। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। हालांकि ये भी सही है, एप्रोप्रिएट बताएंगे तो 4 नंबर पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखो, जब भी हम मनोविज्ञान की प्रकृति बताते हैं, किसकी, शिक्षा मनोविज्ञान की, तो हम अप्लाइड का उपयोग करते हैं, यानी इसे अनुप्रयुक्त बोले या अप्लाइड मनोविज्ञान, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है व्यवहार में फिल द ब्लैंक्स परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। वृद्धि का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, ये सब माप सकती है, तो ये मात्रात्मक होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 100 नंबर के वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखो, वृद्धि के हमने ये देख लिया था पहला क्वेश्चन कि यानी व्यवहार में मात्रात्मक परिवर्तन ही वृद्धि कहलाता है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार और अन्य चीज़ें भी आती हैं, तो उनसे संबंधित देख लीजिए, यह मात्रात्मक परिवर्तन होता है, ये बात सही है, ठीक है। वृद्धि या परिपक्वता के बाद रुक जाती है, ये भी बात सही है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान तो देती है पर हमेशा नहीं होती, ये भी बात सही है, लेकिन गलत हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है। यानी वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये गलत है। एफिशिएंसी की जब भी बात करेंगे तो ये डायरेक्टली वृद्धि से संबंधित नहीं होती, ये आपकी मैच्योरिटी पे आ जाती है। यानी जैसे जैसे समय बीता है तो निश्चित तौर से मैच्योरिटी आएगी तो उसमें कार्य क्षमता में विभिन्नता भी देखने को मिलती है, या आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं एफिशिएंसी से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।